डियर स्टूडेंट्स, सामाजिक अध्ययन के इतिहास भाग से आज हम करेंगे लेसन भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप जानते हैं, यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना शुरू हुई थी, तो भारत में राष्ट्रवाद किस तरह से पनपा, यही इस अध्याय में हम जानेंगे। भारत में राष्ट्रवाद के विकास का जो प्रमुख कारण है वो है प्रथम विश्व युद्ध। हालांकि भारत प्रत्यक्ष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन उस युद्ध में इंग्लैंड के शामिल होने के कारण भारत पर भी असर पड़ा था। युद्ध के कारण इंग्लैंड के रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। उस खर्चे को पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। अंग्रेजी सरकार ने कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाया ताकि अतिरिक्त राजस्व संग्रह किया जा सके। युद्ध के दौरान चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी, अधिकतर चीज़ों के काम दोगुने हो गए। इससे आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई। लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया। इससे ग्रामीण इलाकों में काफ़ी आक्रोश था और इसी कारण यहाँ देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना दिन ब दिन बलवती होती गई। इस अध्याय की मुख्य बातें निम्नलिखित रूप से हैं। सत्याग्रह का मतलब, असहयोग आंदोलन, डांडी मार्च, विभिन्न लोगों के लिए स्वराज के विभिन्न मतलब, दलितों और मुसलमानों की भागीदारी। सत्याग्रह का अर्थ, महात्मा गांधी ने जन आंदोलन का एक नायाब तरीका अपनाया जिसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह का सिद्धांत कहता था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं होती है। गांधी जी का मानना था कि एक सत्याग्रही अपनी लड़ाई अहिंसा के द्वारा ही जीत सकता है। गांधी जी द्वारा आयोजित शुरू के कुछ सत्याग्रह आंदोलन निम्न प्रकार से थे। 1916 में चंपारण में किसान आंदोलन, 1917 में खेड़ा का किसान आंदोलन, 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन। रोल्ट एक्ट 1919। रोल्ट एक्ट 1919 में पारित किया गया। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति दे दी थी। इस एक्ट के मुताबिक बिना ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक के लिए बंदी बनाया जा सकता था। रोल्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। अंग्रेजी हुकूमत ने इस आंदोलन के खिलाफ कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी भी बना लिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई। इससे लोग भड़क गए। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। 13 अप्रैल को पंजाब में वैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में हजारों लोग शामिल हुए। बाग चारों तरफ से बंद था। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। उस गोलीकांड में सैकड़ों लोग मारे गए। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी हिंसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की करारी हार के बाद ऑटोमन के शासक पर कड़े संधि समझौते की अफवाह फैल चुकी थी। ऑटोमन का शासक मुस्लिम समुदाय का खलीफा भी हुआ करता था। खलीफा को समर्थन देने के लिए बम्बई में मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के नेता थे 2 भाई
जिनके नाम थे मोहम्मद अली और शौकत अली, 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत के समर्थन में और स्वराज के लिए एक अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। असहयोग आंदोलन के कुछ मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार से थे। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस करना, सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। असहयोग आंदोलन के बाद की मुख्य घटनाएं इस प्रकार से रही। असहयोग आंदोलन चोरी चोरा की घटना के कारण फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारों के साथ इसका व्यापक विरोध हुआ, क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पारित हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पास किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और इसी ऐतिहासिक तिथि को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान भी 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च या नमक आंदोलन को गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। उनके साथ 78 अनुयायी थे। 24 दिनों तक चलकर साबरमती से दांडी तक 240 मील की दूरी तय की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक रूप से इस कानून को तोड़ा। दांडी मार्च ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। लोगों ने सरकारी नमक कारखानों के सामने धरना प्रदर्शन किया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। आदिवासियों ने जंगल संबंधी सभी कानूनों का उल्लंघन किया। इस अध्याय की एक अन्य प्रमुख घटना पूना पैक्ट समझौता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर जी की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। आखिरकार अंबेडकर जी ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए गए। लेकिन इसके बाद से दलित और मुसलमान राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलनों से दूर होते गए, जिसका परिणाम यह निकला कि आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र बन गए। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार की जानकारी के लिए और अगले अध्यायों को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एक कदम के साथ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एक कदम। धन्यवाद।